Dear students, the next topic is international trade and environment. ट्रेड और इन्वायरमेंट के संबंध को चार महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है. There are four important effects of trade on environment and development. पहला है प्रोडक्ट इफेक्ट, उत्पाद प्रभाव, जिसका अर्थ हुआ कि जो दो देशों के बीच में व्यापार की जाने वाली वस्तु है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है. प्रोडक्ट इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. उत्पाद प्रभाव धनात्मक तब होता है जब व्यापार की गई वस्तु और तकनीक ऐसी होती है जो पर्यावरण की सुरक्षा करती है, पर्यावरण के लिए सहायक होती है. जैसे हम ऐसे उत्पाद का निर्यात करें, ऐसी तकनीक का निर्यात करें जैसे जो सोलर या विंड पावर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो, तो इससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो प्रोडक्ट इफेक्ट धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा. इसके विपरीत अगर ऐसा निर्यात किया जाए, प्रोडक्ट ऐसा हो जो पर्यावरण के लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न करे, तो प्रोडक्ट इफेक्ट निगेटिव होगा. जैसे कि हम इस प्रकार का ट्रेड करें, इस प्रकार का व्यापार करें जो घातक और टॉक्सिक पदार्थों से संबंधित हो, वस्तु ऐसी हो, चीज़ ऐसी हो जिसके घातक और टॉक्सिक प्रभाव होते हों, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ों का जो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, वो निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर लाएगा और प्रोडक्ट इफेक्ट निगेटिव होगा. तो प्रोडक्ट इफेक्ट यानी कि जो चीज़, जो वस्तु ट्रेडेड है, जिसका व्यापार किया जा रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापार की जाने वाली वस्तु का प्रभाव पर्यावरण पर धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है. दूसरा एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, तकनीकी प्रभाव. और तकनीकी प्रभाव प्रोडक्ट प्रभाव की ही तरीके से है. टेक्नोलॉजी इफेक्ट पॉजिटिव तब होता है जब व्यापार की प्रक्रिया में ऐसी तकनीक हो जिससे पोल्यूशन इंटेंसिटी रिड्यूस करे, जिससे कि जो प्रदूषण की जो तीव्रता है वह घटे, वह कम हो. अगर टेक्निक ऐसी है, ट्रेड में टेक्निक ऐसी है, ऐसी टेक्निक का ट्रेड हो रहा है कि उस टेक्निक के प्राप्त होने से जो 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 पोल्यूशन इंटेंसिटी है किसी देश में, उसमें कमी आती है, तो टेक्नोलॉजी इफेक्ट पॉजिटिव होगा. इसके विपरीत अगर ट्रेड इस प्रकार का है जो किसी देश में हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा पैदा करता है, पर्यावरण को ज़्यादा दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा. तीसरा प्रभाव स्केल इफेक्ट है, पैमाना प्रभाव. स्केल इफेक्ट जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी. अर्थात अगर हम किसी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, तो वो व्यापार एफिशिएंसी को तब बढ़ाता है, कुशलता को तब बढ़ाता है जब हम किसी दी हुई वस्तु का, दिए हुए वस्तु समूह का उत्पादन कम से कम संसाधनों के साथ करें. एक वस्तु को बनाने में रॉ मटेरियल की 4 इकाई लगती है और अब उतनी ही मात्रा में वस्तु को बनाने में रॉ मटेरियल की 4 नहीं बल्कि 2 इकाई लगती है, तो निश्चित तौर पे लागत बनाने की घट गई. दिस इज कॉस्ट एफिशिएंसी. अगर इस प्रकार की स्थिति है कि हमको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है, हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो स्केल इफेक्ट पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्केल इफेक्ट निगेटिव होगा.
चौथा इफेक्ट जो है उसको स्ट्रक्चरल इफेक्ट कहते हैं, इसको हम संरचनात्मक प्रभाव कहते हैं। और स्ट्रक्चरल इफेक्ट जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो है कि जो गुड्स का, जो व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का कंपोजिशन है, उनकी संरचना है, उसमें कैसा परिवर्तन है। अगर व्यापार की प्रक्रिया में जो वस्तुओं की संरचना में है उसमें होने वाला परिवर्तन इस प्रकार का है कि जैसे जैसे हम व्यापार करते हैं, जैसे जैसे हम व्यापार में संलग्न होते हैं, तो व्यापार में संलग्न होने की प्रक्रिया में जो जीडीपी में वस्तुओं का योगदान है वो ऐसी वस्तुओं का योगदान बढ़ता है जो पर्यावरण के लिए सहायक है। अगर व्यापार की प्रक्रिया में ऐसी वस्तुओं का योगदान बढ़ता है जीडीपी में जो वस्तुएं पर्यावरण के लिए सहायक हैं, जो अनुकूल प्रभाव देती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड का जो स्ट्रक्चरल इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर ट्रेड होता है और ऐसी वस्तुओं का ट्रेड होता है कि ट्रेड में जो वस्तुएं हैं उनकी वैल्यू से जीडीपी तो बढ़ता है, परंतु उन वस्तुओं का कंपोजिशन, उनकी संरचना ऐसी, उनका संयोग ऐसा है कि पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो जीडीपी तो बढ़ गया लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ गया। ऐसे में स्ट्रक्चरल इफेक्ट निगेटिव होगा। ये 4 चीज़ें, प्रोडक्ट इफेक्ट, उत्पाद प्रभाव, टेक्नोलॉजी इफेक्ट, तकनीकी प्रभाव, स्केल इफेक्ट, पैमाना प्रभाव, और स्ट्रक्चरल इफेक्ट, संरचनात्मक प्रभाव, ट्रेड और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय में। 1980 के दशक से विश्व में जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो विश्व परिदृश्य बदला, उसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मैं 80s के डिकेड की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के रेफरेंस में, ये चीज़ें बढ़ने लगी। उदारवादी व्यापार, फ्री ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में बढ़ने लगा। और यही वो समय था जबकि 70 के दशक से जब हम निकले हैं, 70 का दशक जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक सम्मेलनों का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का दशक कहा जाता है, उससे निकल के जब हम 80 के डिकेड में आते हैं तो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी लिमिट्स टू ग्रोथ, कि क्या समृद्धि पर कुछ सीमाएं हैं, क्या जो हम जिस प्रकार का उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, जिस तरीके का विकास करते हैं, क्या उससे क्या कुछ ऐसा होगा कि भविष्य में हमारे लिए कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि हम आगे विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये मुद्दा था जिसके अंतर्गत न्यू क्लासिकल कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, जब तक टेक्नोलॉजी है, स्किल है, तब तक हम जो स्कैर्सिटी होगी नेचुरल रिसोर्सेज की उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे मैन मेड रिसोर्सेज से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने प्रूव कर दिया 1980 के डिकेड तक आते आते, नो, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। हम जो अंधाधुंध व्यापार का पैमाना है, जो उत्पादन का पैमाना है, विकास का पैमाना है, उस पर अगर चलते रहे तो हम बहुत लंबे समय तक अर्थव्यवस्थाओं को, न केवल देशों की बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को पोषणीय नहीं रख पाएंगे। सो लिमिट्स टू ग्रोथ की कंट्रोवर्सी एंड होती है इस नोट के साथ कि समृद्धि की सीमाएं तो हैं ही, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने कहा समृद्धि की सीमाएं तो हैं ही, अरे छोड़ दीजिए, अब इस बात पर सोचिए कि आपका जो विकास है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये सोचिए कि विकास किस तरीके का हो, हम किस तरीके का प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रमोट करें जिससे कि विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। और वही 1980 के दशक में 1987 तक आते आते ब्रेंटन कमीशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन सामने आ जाती है और ये तय हो जाता है कि नहीं, चाहे प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो,
दोनों को इस तरीके से करना होगा कि भाई दोनों चीज़ें हमको मिल जाएं, हमको विकास भी मिल जाए और हमको पर्यावरण संरक्षण भी मिल जाए। क्योंकि अंधाधुंध विकास किया और पर्यावरण अगर क्षणित हो गया तो निश्चित ही हम बहुत लंबे समय तक विकास को पोषणीय नहीं रख पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि 1980 के दशक में विश्व स्तर पर जहां एक और फ्री ट्रेड प्रमोट हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ रही थीं और यह स्थापित हो गया था कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सस्टेनेबल होना चाहिए। यहाँ एक ट्रेड और एनवायरनमेंट के बीच में एक मुद्दा, एक बात सामने आई, एक बात उभरी कि वो कौन सी बातें हो सकती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो एक विभाजन सामने आया कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें कहा जाता है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, तो फ्री ट्रेड कहता है नेशंस के बीच में बाउंड्रीज नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whole economy, whole world is like a village, like a community। तो इस तरीके की स्वतंत्रता की बात जो व्यापार करता है, क्या वो व्यापार पर्यावरण के संरक्षण को भी प्रदान करता है? यही मुख्य बात है। द प्रेजेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो स्वरूप है, जो मुक्त व्यापार की संरचना है, जो मुक्त व्यापार का तरीका है, क्या वो पर्यावरण संरक्षण के बातों को, उनके सिद्धांतों को इंटीग्रेट करता है, उसका ख्याल रखता है, उस पर भी ध्यान देता है, उन इश्यूज को भी एड्रेस करता है? ट्रेड रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हो सकते हैं? अगर अब हम बात करते हैं किसी विकासवादी से, किसी फ्री ट्रेड के समर्थक से, तो बात सामने आती है। फ्री ट्रेड का समर्थक कहता है फ्री ट्रेड से एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ट्रेड देशों को पर्याप्त मात्रा में आय देता है, कंट्रीज की इनकम बढ़ती है और उसी बढ़ी हुई इनकम से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है और जो और चीज़ें हैं उनको प्रदान करने के लिए पैसे मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। सो मोर ट्रेड, मोर इनकम, मोर रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फ्री ट्रेड है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। वो ऐसी टेक्निक, फ्री ट्रेड ऐसी टेक्निक और ऐसे संसाधन देता है जिससे कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इट गिव्स रिसोर्सेज, स्किल, नॉलेज, टेक्निक। फ्री ट्रेड से सब मिलता है जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। सो ट्रेड जो है इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर हम एक रैशनल इकोनॉमिस्ट से, एक विवेकवान अर्थशास्त्री से या पर्यावरणविद से पूछते हैं तो उसके पास इन बातों के कुछ और जवाब है। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो जो व्यापार है, देशों के बीच का जो व्यापार है, वो व्यापार जिन चीज़ों से संबंधित है वो इस तरीके का कंजम्पशन पैटर्न डेवलप करता है, इस तरीके की उपभोग प्रवृत्ति को डेवलप करता है, विकसित करता है, जो हो सकता है पर्यावरण के हित में ना हो, जो हो सकता है पर्यावरण के लिए सहायक ना हो। सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन अफेक्ट कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए कंट्री and with serious ecological and environmental implications। एक ऐसी स्टडी है जो द गार्जियन
1994 की है। बांग्लादेश देश के अंतर्गत एक एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को शुरू हुआ और वो एक्सपोर्ट संबंधित था फ्रॉग लेग्स का। 1977 में बांग्लादेश ने यूरोप के रेस्टोरेंट्स को, यूएस के रेस्टोरेंट्स को बड़ी मात्रा में वहाँ पसंद किए जाने वाले फ्रॉग लेग्स को सप्लाई किया, उनका एक्सपोर्ट किया, उनका निर्यात किया। शुरुआत में ये कहा जा सकता है कि जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे 1988 तक more than 50 million frogs were being exported by Bangladesh. More than 50 million frogs were exported by Bangladesh. ट्रेड enormous, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश में मेढकों की संख्या घटती गई। फ्रॉग्स इंसेक्टिवायरस होते हैं और एक मेढक अपने वेट से और ज़्यादा खा सकता है। अगर धान की 1 एकड़ का क्षेत्रफल हो, धान की 1 एकड़ की फील्ड हो और 50 मेढक वहाँ पर हों, तो वहाँ पर कीटों का संकट नहीं होगा। लेकिन ये जो ट्रेड था ये डेवलप करता गया, बांग्लादेश को इनकम हुई, लेकिन एक बात सोच से बाहर हो गई। फ्रॉग्स इंसेक्टिवायरस हैं, ईच फ्रॉग कैन ईट मोर देन इट्स वेट। फ्रॉग्स क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग्स नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं। फ्रॉग का जो वेस्ट है ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अब फ्रॉग का जो ट्रेड था, जो फ्रॉग के ट्रेड्स का जो फ्लोरिश होना था, बड़े अच्छे तरीके से जो फ्रॉग ट्रेड था वो फ्लोरिश हुआ, फला फूला और बढ़ा। बांग्लादेश ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि वहाँ पर खेतों में कीटों से फसलों को नुकसान होने की समस्या बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश ने $89 मिलियन पेस्टिसाइड्स खरीदा, परचेज किया। 1989 तक ये महसूस किया जाने लगा कि हमारा जो पेस्टिसाइड्स का एक्सपोर्ट था, अर्थात मेढकों की कमी की वजह से फसलों में जो कीटों की समस्या उत्पन्न हो रही थी, उससे फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों को आयात जो किया जाना था उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई और बांग्लादेश ने $89 मिलियन का पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट किया दूसरे देशों से। कई ऐसी कंपनियों से भी कीटनाशकों का इंपोर्ट किया कि जो वही कंपनियां थी जो हमारे यहाँ के बांग्लादेश के फ्रॉग्स को खरीदती थी। जिनको हम फ्रॉग्स एक्सपोर्ट करते थे, उन्हीं कंपनियों से हमने पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट किया। बात चलती रही, समझ में आई नहीं, लेकिन जब फ्रेंड्स ऑफ अर्थ ने बांग्लादेश को ये बताया, बांग्लादेश सरकार को ये बताया कि ये ट्रेड तो सुसाइड है, ये जो ट्रेड है ये तो आत्मघाती है, इसमें आपको
फ्रॉग्स के एक्सपोर्ट से जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा आपका पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट में खर्च हो रहा है। जब ये बात क्लियर हुई तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये ट्रेड स्टॉप कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के कितने सीरियस इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड चेंजेस the consumption pattern of a country and it affects environment and ecology for a long term basis। पर्यावरण और व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों को अब देखिए पर्यावरणविद के हिसाब से अगर आप पूछें, मैंने आपको बताया कि फ्री ट्रेड वाला क्या कहता है, कहता नहीं ट्रेड से कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड तो रिसोर्स देता है इन्वायरमेंट के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा फ्री ट्रेड है वो इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, बल्कि हमारा जो फ्री ट्रेड है वो इन्वायरमेंट के लिए सहायक है। लेकिन पर्यावरणविद से पहुँचेंगे तो पहले वो यही बताएगा कि देखिए आपने ट्रेड इस तरीके से किया कि ना आपको पैसे में फ़ायदा हुआ और ना आपको पर्यावरण में फ़ायदा हुआ। फ्रॉग वाला पर्यावरणविद ये भी कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ट्रेड इस तरीके का प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न जनरेट करता है जहाँ पर विकसित देशों और विकासशील देशों के संदर्भ में विकसित देशों को फायदा होता है लेकिन विकासशील देशों को बहुत नुकसान होता है उनके पर्यावरण पर। हम कुछ एस्पेक्ट्स ले सकते हैं, कुछ बातें समझ सकते हैं। नंबर एक वो स्थिति जहाँ किसी एक देश में कोई चीज़ बनाई जा रही है और जिस चीज़ को बनाने से प्रदूषण होता है, हमारी चमड़े का कोई सामान है, कागज़ का कोई सामान है, हम किसी देश में हैं, उस देश में कोई चीज़ बनाई जा रही है, चीज़ को बनाया गया, चीज़ का उत्पादन हुआ, वो वस्तु, वो प्रोडक्ट डर्टी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डर्टी इंडस्ट्री, गंदा उद्योग, डर्टी कमोडिटी, गंदी वस्तु वो होती है जिसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। चमड़ा, कागज। तो पहला केस, एक देश में एक वस्तु उत्पन्न हो रही है और उसके उत्पन्न करने में जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो उसी देश में रह जा रहा है और जो वस्तु तैयार हुई वो वस्तु दूसरे देश में चली गई। ट्रेड हुआ लेकिन पोल्यूशन ट्रेड नहीं हुआ, पोल्यूशन उसी देश में रह गया, वस्तु दूसरे देश में चली गई। दूसरा केस ऐसा केस हो सकता है जहां पोल्यूशन ट्रांस बाउंड्री हो, ट्रेवल करता हो पानी और हवा के रास्ते। बहुत सारे देश हैं जहां जो नदियां हैं वो नदियां एक दूसरे देश से जुड़ी हुई हैं, एयर फ्री है, पोल्यूशन कैन ट्रेवल विद वाटर, रिवर्स विद एयर। इसको ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन की प्रॉब्लम कहते हैं। ये इंटरनेशनल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। ये सेकंड प्रॉब्लम, जहां वस्तु का उत्पादन एक देश में होता है लेकिन उसका जो प्रदूषण है वो दूसरे देश में चला जाता है। एसिड रेन इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यूएसए अपविंड कंट्री है, ऊपर, कनाडा वगैरह डाउनविंड कंट्री, थोड़ा नीचे। अब एक देश में प्रोडक्शन हुआ, पावर प्लांट्स लगे, SO2 का जनरेशन हुआ और SO2 ट्रेवल करके, अपविंड कंट्री है तो उसका बहाव यूएसए से लेके कनाडा सिंडोके में चला गया। नतीजा, जो पोल्यूशन था, प्रोडक्शन कमोडिटी का एक कंट्री में हुआ लेकिन पोल्यूशन वहाँ नहीं रुका, वो ट्रेवल करके दूसरी कंट्री में चला गया। दिस इज ट्रांस बाउंड्री और इंटरनेशनल पोल्यूशन प्रॉब्लम। और तीसरी एक स्थिति वो भी होती है जहाँ पोल्यूशन ट्रेवल नहीं करता,
लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे एक देश में जंगलों को काटा जा रहा है, वन घट रहे हैं, पेड़ घट रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। बगल में दूसरा देश है, इस कटाव से, ये कटाव उसके देश में नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे देश में, पड़ोस के देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको कष्ट हो रहा है, वो प्रभावित हो रहे हैं इस एक्टिविटी से। यहाँ पोल्यूशन ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन केवल ये इंफॉर्मेशन या फील्ड ट्रेवल कर रही है कि इस देश में वन कट रहे हैं, यहाँ पेड़ों का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, क्या होगा आगे, बड़ा नुकसान होगा। यही बात ही दूसरे देश के आदमी को कष्ट पहुंचा रही है। ये एक तीसरे तरीके की दिक्कत है और ये नॉन यूज वैल्यू से रिलेटेड है। पर्यावरण के संदर्भ में दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक यूज वैल्यू और एक नॉन यूज वैल्यू, उपयोगिता मूल्य और अनुपयोगिता मूल्य। यूज वैल्यू वो है जहां हम, पर्यावरण के लिए यूज वैल्यू वो है जहां पर हम किसी चीज का, पर्यावरणीय चीज का उपयोग करते हैं, इसलिए वो मेरे लिए महत्व रखती है। हम किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ जाकर आनंद लेते हैं, इसलिए वो पार्क मेरे लिए अच्छा है, महत्व रखता है, ये मेरे लिए यूज वैल्यू है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो जंगल है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, किन्हीं कारणों से उनका क्षरण हो रहा था और ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बराबर बनाए रखा जाएगा। यह सुनकर ही मेरा मन खुश हो गया। मुझे वहाँ जाना नहीं है, मुझे वहाँ विजिट नहीं करना है, लेकिन वहाँ के पर्यावरण की सुंदरता, अद्वितीय सौंदर्य को बनाए रखा जाएगा और सालों साल तक, पीढ़ियों तक वो बना रहेगा। यह बात सुनकर ही मेरा मन खुश हो गया, संतोष मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। एंड दिस सेटिस्फैक्शन इज नॉन यूज वैल्यू। तो तीसरा केस वो है कि कोई एक्टिविटी किसी एक देश में होती है जिससे वहाँ पर पर्यावरण का क्षरण होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन प्रभावित दूसरे देश के लोग होते हैं, जबकि पोल्यूशन ट्रेवल नहीं करता। इसके साथ कुछ और मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात जो संबंधित है वो ये कि अगर ट्रेड होता है तो जो एक्सटर्नलिटी है, जो वाह्यता है, पोल्यूशन इज एक्सटर्नलिटी, तो जो वाह्यता है, उस वाह्यता का जो घरेलू उत्पादन है और आयात है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वाह्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं तो प्राइवेट कॉस्ट होगी, और अगर हम वाह्यता को सम्मिलित करते हैं, एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करते हैं, तो एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट में जुड़ जाएगी और तब ये हो जाएगी सोशल कॉस्ट। सो मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये स्पष्ट करती है कि अगर एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व है ट्रेड में और उसको इंटरनलाइज किया जाएगा, तो उसको इंटरनलाइज करने के लिए कुछ टैक्स, कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई और ट्रेड का टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि जो एक्सटर्नलिटी है उसको इंटरनलाइज किया जा सके। और अगर ऐसा किया जाएगा तो एक्सटर्नलिटी का असर ये होगा कि किसी भी देश का जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट निश्चित रूप से घट जाएगा। किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट घट जाएगा अगर एक्सटर्नलिटी को, यानी कि जो पोल्यूशन है, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से इंटरनलाइज करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर अगर पर्यावरणीय
एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो ट्रेड और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है वो इस बात से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्यावरण कैसे एक आधार बनता है और किस तरीके से वो ट्रेड का एक बेसिस बनकर, एक आधार बनकर ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं। हम इस संदर्भ को समझने के लिए विश्व को दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ कंट्रीज और साउथ कंट्रीज। उत्तर के देश विकसित देश और दक्षिण के देश विकासशील देश। उत्तर के देश विकसित देश और दक्षिण के देश विकासशील देश। नॉर्थ साउथ कंट्रीज के फ्रेमवर्क में हम इस बात को एनालाइज करेंगे कि पर्यावरणीय विनियमनों की उपस्थिति, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनकी प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस, पर्यावरणीय विनियमनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है और किस प्रकार से इससे गंदी वस्तुओं का उत्पादन दक्षिण के देशों में प्रेरित होता है। How it leads to increase in the production of dirty goods in south, in southern countries, दक्षिण के देशों में, विकासशील देशों में। अब हम 1950 के दशक की ओर जाते हैं। राहुल प्रवेश की जो प्रमेय थी, उनकी अपनी जो बात थी, प्रवेश के हिसाब से जो विकसित देश हैं वो आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, आधुनिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जो विकासशील देश हैं वो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उनके जो प्रोडक्शंस हैं वो प्राइमरी गुड्स से रिलेटेड हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके फेवर में नहीं हो पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे विश्व का परिदृश्य बदलता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड के फील्ड में जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं परिवर्तन आते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब बातें आती हैं। धीरे धीरे परिदृश्य बदलता है और वो विकासशील देश जैसे कि भारत भी। हम स्वतंत्रता के समय आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन भी बहुत कम करते थे, निर्यात भी बहुत 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 कम करते थे। हमारा उत्पादन एक प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक वस्तुओं से संबंधित था, कृषि और कृषि आधारित वस्तुओं से संबंधित था और हमारे निर्यात भी सामान्यतः इसी से ही जुड़े हुए थे और टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते थे। लेकिन वैश्विक परिदृश्य बदला है, जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे हम कह सकते हैं साउथ कंट्रीज, दक्षिण के देश, विकासशील देशों के प्रतीक के रूप में भारत। अब हमारे ट्रेड कंपोजिशन में, ट्रेड वॉल्यूम में और ट्रेड डायरेक्शन में सब में परिवर्तन आया है। राहुल प्रवेश की जो परिकल्पना 1950 के पहले की थी, 50 के दशक की थी, वो अब काफ़ी कुछ इस फ्री ट्रेड की रिजीम में अव्यवहारिक हो गई है। देश आत्मनिर्भर हुए हैं। कई जो विकासशील देश, अगर हम 1950 के संदर्भ को ध्यान में दें तो उस संदर्भ में बहुत सारे देश जो आज विकासशील देश हैं और खुद विकास कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, वे सारे देश किसी न किसी बड़े देश के औपनिवेशिक देश के रूप में थे। 1950 के दशक या उसके आसपास के समय में बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनियल कंट्रीज थीं, डेवलप्ड कंट्रीज की। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, धीरे धीरे कई देश भी स्वतंत्र हुए और जो स्वतंत्र देशों का एक साम्राज्य, एक उनकी दुनिया बनी। साउथ कंट्रीज, दक्षिण के देश, विकासशील देश, नए देश, उनमें और विकसित देशों में जो व्यापार होता है
वो व्यापार पर्यावरणीय चीजों से कैसे प्रभावित हुआ। आर्थिक सिद्धांत में हम जानते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्र में जब हम जाते हैं तो हमको रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मिलता है, और जो बताता है दो देशों के बीच में व्यापार क्यों हो, क्योंकि इससे दोनों देशों को फायदा होता है और विश्व का कुल व्यापार बढ़ता है। और दो देशों के बीच में व्यापार होने का जो आधार है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट, तुलनात्मक लागत। जिस देश को तुलनात्मक लागत में लाभ प्राप्त है वह उस देश का उत्पादन करे और बची हुई वस्तु को दूसरे देश में व्यापार कर दे, निर्यात कर दे, और दूसरे देश से वो वस्तु मंगा ले, इंपोर्ट कर ले। So the basis of international trade is comparative cost, रिकार्डो। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सेकंड, ये दो देश व्यापार क्यों करें और कैसे करें, इसका पहला आधार रिकार्डो का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो दूसरा आधार व्यापार के मिलता है वो हेक्सर ओहलिन का है। साधन संपन्नता, फैक्टर एंडाउमेंट, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, साधनों की प्रचुरता देशों के बीच में यह आधार बनाती है कि किस देश को कौन सी वस्तु बनानी चाहिए और निर्यात करनी चाहिए। जो इकोनॉमिक थ्योरी है, दो देशों के बीच में व्यापार का आधार क्यों हो, क्या हो, यह इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर आधारित है, रिकार्डो और हेक्सर ओहलिन। लेकिन यहां हम एक तीसरे आधार का भी जिक्र करते हैं कि दो देशों के बीच क्या व्यापार है और व्यापार कैसे प्रभावित होता है। एक तीसरी चीज भी है और वो है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरणीय कारक भी दो देशों के बीच व्यापार को निर्धारित करते हैं। और वो कारक क्या है? विकसित देश जहाँ पर पर्यावरणीय विनियमन ज़्यादा सख्त हैं, उपस्थित हैं, तो वहाँ अगर कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा कोई उद्योग है जो डर्टी इंडस्ट्री है, तो उसके प्रोडक्शन में जो प्राइवेट कॉस्ट होगी, प्राइवेट कॉस्ट के साथ अगर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन सख्त हैं तो उस एक्सटर्नल कॉस्ट को, यानी कि उत्पादन से जुड़ी हुई जो वाह्यता है, गंदी वस्तु के उत्पादन से जुड़ा हुआ जो पर्यावरणीय वाह्यता है, जो थर्ड पार्टी पर नुकसान है, उसको इंटरलाइज करने के लिए उस कंट्री में, यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो पर्यावरणीय विनियमन सख्त हैं, अतः ऐसी वाह्यताओं को इंटरलाइज करने के लिए वहाँ पर टैक्स या और दूसरे प्रोविज़न होंगे और सख्ती से लागू होंगे। ऐसे में वहाँ पर जो कॉस्ट एप्लीकेबल होगी वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट होगी। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। दो कंसेप्ट की बात यहाँ पर करते हैं, एक देशों में आत्मनिर्भरता कीमतें और दूसरा आर्बिट्रेज या अंतरपणन। किसी भी देश में किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो कीमत है, जो उसका डोमेस्टिक प्राइस है, आत्मनिर्भरता कीमत है, वह इस पर निर्भर करती है कि लागत क्या है। अब अगर विकसित देशों में उत्पादन ऐसा हो रहा है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है और नियम सख्त हैं, तो एक्सटर्नलिटीज़ को, प्रदूषण को इंटरलाइज करने के लिए टैक्स या दूसरे प्रोविज़न होंगे। ऐसे में जो उत्पादन करता हैं विकसित देशों के, उनके लिए जो कॉस्ट होगी वो सोशल कॉस्ट हो जाएगी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। और अगर
कॉस्ट उनके लिए मार्जिनल सोशल कॉस्ट होगी, तो उन देशों की, उत्तर के जो देशों के लिए जो कीमत होगी वस्तु की, वो आत्मनिर्भरता कीमत मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर होगी, ऊंची होगी। ऐसे में उत्तर के देशों में जो वस्तुओं का मूल्य होगा वह ऊंचा होगा, जो उनकी सोशल कॉस्ट के समतुल्य होगा। और अगर वही वस्तु दक्षिण के देशों में बनाई जा रही है, जहां पर्यावरणीय विनियमन या तो नहीं है या ढीले हैं, तो उन देशों में उन वस्तुओं से के उत्पादन से जुड़ी हुई जो पर्यावरण की क्षति लागत होगी, उसको इंटरलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, कम की जाएगी। ऐसे में ऐसे देशों में, दक्षिण के देशों में, ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में जो कीमत होगी, जो ऐसे देशों में, दक्षिण देशों में आत्मनिर्भरता कीमत होगी, वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट नहीं बल्कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के इक्विवेलेंट होगी, समतुल्य होगी। तो उत्तर के देशों में जो कीमत होगी वो सोशल कॉस्ट के समतुल्य होगी, दक्षिण के देशों में जो कीमत होगी वो प्राइवेट कॉस्ट के समतुल्य होगी। हम जानते हैं कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। इसका मतलब है कि उसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में जो कीमत उत्तर के देशों में होगी वह ऊंची होगी, विकसित देशों में होगी वह ऊंची होगी, और वही वस्तु उसकी जो कीमत दक्षिण के देशों में होगी वो कम होगी, नीची होगी। आर्बिट्रेज, व्यापार, अंतरपणन, जो सिद्धांत, जो व्यवस्था एक घरेलू देश में घरेलू व्यापारी के लिए है, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है। घरेलू देश में एक व्यापारी ऐसी जगह से वस्तुओं को खरीदता है जहां वो सस्ती हैं, और दूसरी जगह जहां वो बेचता है वो ऐसी जगह होती जहां वो महंगी हैं। ऐसा करके सस्ती जगह से खरीद कर महंगी जगह पर बेचकर जो अंतर प्राप्त होता है यह उसका लाभ है, और यही वो प्रक्रिया करता है। और यह वो प्रक्रिया करता है तब तक करता है जब तक कि वो दोनों स्थानों पर जो कीमतें हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। अगर ए क्षेत्र में, किसी एक देश में ए क्षेत्र में किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और बी क्षेत्र में उस वस्तु की कीमत 20 रुपये है, तो घरेलू व्यापारी ए जगह से 10 रुपये में वस्तु को खरीदकर बी जगह पर वस्तु को 20 रुपये में बेचने का काम करेगा। ऐसे में बी क्षेत्र में वस्तु की सप्लाई बढ़ने लगेगी और ए क्षेत्र से वस्तु की मांग बढ़ने लगेगी। ए क्षेत्र पर वस्तु का मूल्य या उसकी कीमत बढ़ेगी और बी जगह पर जो वस्तु का मूल्य या कीमत है वो घटेगी। धीरे धीरे ए जगह से वस्तु की कीमत बढ़ने से और बी जगह पर वस्तु की कीमत घटने से यह प्रक्रिया एक ऐसे स्तर पर आ जाएगी जहां ए और बी दोनों क्षेत्रों में वस्तु की कीमतें बराबर हो जाएंगी। मान लिया कि जो कीमत है वो 15 रुपये हो जाती है, अर्थात जो ए क्षेत्र था वहां कीमत 10 से बढ़कर 15 हो गई डिमांड बढ़ने से, और जो बी क्षेत्र था वहां कीमत 20 से घटकर 15 हो गई सप्लाई बढ़ने से। जब दोनों जगह कीमत 15 और 15 हो जाएगी तो अंतरपणन रुक जाएगा। अब व्यापारी के लिए ए जगह से चीज को खरीद कर बी जगह पर बेचने से कोई लाभ नहीं होगा। यही बात जो घरेलू व्यापार के लिए सत्य है, यही बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में
जब उत्तर के देशों में कोई वस्तु अंतर्राष्ट्रीय विनियमनों की वजह से महंगी होगी और दक्षिण के देशों में वो वस्तु सस्ती होगी, तो धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में एक प्रक्रिया उत्पन्न होगी। जो वस्तु के उत्पादन करता है उनको लगेगा कि अगर हमारा उत्पादन उत्तर के देशों में है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो कीमत है वह ऊंची होगी, और अगर हमारी वस्तु का उत्पादन दक्षिण के देशों में होता है तो हमारी वस्तु की कीमत कम होगी। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विकृति उत्पन्न करेंगी, और वो विकृति इस प्रकार की होगी कि धीरे धीरे जो गंदी वस्तुओं से जुड़े हुए उद्योग हैं वह उन जगहों पर जाने लगेंगे जहाँ पर पर्यावरणीय विनियमन ढीले हैं या कम है, अर्थात जहाँ पर उत्पादन करने की प्रक्रिया में उनको अतिरिक्त लागतें वहन नहीं करनी पड़ेंगी। मैं एक उद्योग हूँ, मेरा उत्पादन इस प्रकार का है जिससे प्रदूषण ज़्यादा होता है। मैं एक विकसित देश में हूँ, उत्तर के देश में हूँ, मैं यहाँ उत्पादन करूँगा, यहाँ पर पर्यावरणीय विनियमन सख्त हैं, कई टैक्स लगेंगे एक्सटर्नलिटी को इंटरलाइज करने के लिए। मेरे उत्पादन की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, टैक्स वगैरह को इंटरलाइज करने को लेकर ज़्यादा होगी, तो मेरे उत्पाद की जो कीमत होगी वह ऊंची होगी। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई उत्पाद विकासशील देश में बना रहा है और मुझसे सस्ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस, जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में वो ज़्यादा सफल होगा। तो मैं अगर मल्टीनेशनल हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, और क्यों ना करूँ फ्री ट्रेड के ज़माने में। तो मेरे लिए तो लाभप्रद यही है कि मैं उत्तर के देशों में अपना कारोबार ना करके दक्षिण के देशों में जाकर अपना कारोबार करूं। एंड दैट इज द थिंग कि जो डर्टी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे उद्योग जिनका उत्पादन प्रदूषण को बढ़ाता है, ऐसे उद्योग इस वजह से धीरे धीरे उत्तर के देशों से निकलकर धीरे धीरे दक्षिण के देशों की ओर जाने लगते हैं। एंड द रिजल्ट इज, और उसका परिणाम यह है कि धीरे धीरे गंदे उद्योगों का संकेंद्रण दक्षिण के देशों में या विकासशील देशों में होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब एक बड़ी खास बात आती है। शॉर्ट टर्म में, अल्पकाल में ये अच्छा लगता है कि विकसित देशों से गंदे उद्योग निकल गए, तो विकसित देशों का तो हकीकत में फ़ायदा हो गया, और पैसे के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से और आय के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से दक्षिण के देशों का लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि अगर डर्टी इंडस्ट्री, ज़्यादा उद्योग दक्षिण में संकेंद्रित हुए आके, तो नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और उद्योगों के मालिकों को फायदा होगा। तो उत्तर के देशों को क्या फायदा हुआ? उनके यहां से तो इंडस्ट्री चली गई। यहां दो इश्यूज हैं। एक बात व्यवहारिक है, और वो ये
एनवायरमेंटल क्वालिटी इज अ लग्जरी गुड। पर्यावरणीय गुणवत्ता एक विलासितापूर्ण वस्तु है। विकसित देशों में पर्यावरणीय विनियमन सख्त क्यों हैं? बिकॉज दे कैन अफोर्ड। विकासशील देशों में ये सुस्त, ढीले या कमज़ोर क्यों हैं? बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड। विकसित देशों में आय का, जीवन स्तर का, गुणवत्ता का स्तर ऊंचा है। वो लोग हायर एनवायरमेंटल क्वालिटी को अफोर्ड कर सकते हैं और उसके लिए पे कर सकते हैं। ये जो टेंडेंसी है, जितने भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट 60 और 70 के दशक में चले हैं, जो भी पर्यावरणीय गुणवत्ता की बात और उसकी व्यवस्था हुई है, वो सब निश्चित तौर पर विकसित देशों के दृष्टिकोण से ही हुई है। क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश हैं, आज भी देखा जाए तो जब पर्यावरणीय आंदोलन चल रहे थे तो 70 और 80 के दशक में जब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र भी कोई व्यवस्था बना रहा था, तो उसने भी हमेशा जो विकसित विकासशील देश थे उनको तमाम जिम्मेदारियों से किनारे रखा कि नहीं, ये पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए ना बहुत सोच सकते हैं, ना बहुत नियम बना सकते हैं, ना बहुत संसाधन दे सकते हैं। क्योंकि इनकी जो बेसिक प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था की हैं, गरीबी, बेरोजगारी, रहन सहन, अभी इनके पास उतने ही संसाधन नहीं हैं कि इनको अच्छी तरह से पूर्ण कर पा रहे हों। सो इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज़ अ लग्जरी गुड। इसीलिए जो उत्तर के देश हैं, उन उत्तर के देशों में पर्यावरणीय विनियमन सख्त हैं और दक्षिण के देशों में कमज़ोर, ढीले या नहीं। तो ठीक है भाई, हो गया। अब दक्षिण के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा गंदे उद्योग आने लगे। दक्षिण का फ़ायदा किस रूप में? आर्थिक रूप में। ज़्यादा उद्योगों को बनाने का, यहाँ अवसर लगाने का अवसर, मोर इंडस्ट्रीज, मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर इनकम, मोर जीडीपी। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। गंदी वस्तुओं का जितना ज़्यादा उत्पादन दक्षिण के देशों में, उतना ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान। तो दक्षिण के देशों ने अपने गंदी वस्तुओं के व्यापार को जो अभिनीत किया, बढ़ाया, वो किसकी लागत पे? वो पर्यावरण की लागत पर बढ़ाया। विकासशील जो विकसित देश हैं, उनका क्या हुआ? चलिए, उनके यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री चली गई, दक्षिण के देशों में चली गई। लेकिन मान लीजिए पेपर इंडस्ट्री है, मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री है, जो उत्तर के देशों में थी, तो उत्तर के देशों को अपने उपभोग के लिए चमड़ा भी चाहिए, कागज़ भी चाहिए, और कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं। लाइम इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पल्प एंड पेपर, कई तरीके के उद्योग हैं। लीड उद्योग हैं, एल्युमिनियम है, आयरन इग्नोट्स हैं। अब ये सारे उद्योग अगर निकल के उत्तर से दक्षिण में चले गए, तो इन सारे उद्योगों का जो उत्पादन उत्तर के देशों में, विकसित देशों में लोगों को चाहिए, उनका कंजम्पशन तो है, लेकिन उनका प्रोडक्शन घट गया। उत्तर के देशों को जितना अपने उपभोग के लिए इन वस्तुओं को चाहिए था, जो डर्टी इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, वो उपभोग तो है, लेकिन उत्पादन कम हो गया। और उत्पादन कम हो गया क्यों? क्योंकि जो वो डर्टी इंडस्ट्रीज दक्षिण में चले गए। तो क्या होगा? उत्तर के देश अब इन वस्तुओं को दक्षिण से आयात कर लेंगे। उत्तर का फ़ायदा देखिए, उत्तर का फ़ायदा ये हुआ कि उसने अपने कंजम्पशन को, उसने अपने उपभोग को दक्षिण से गंदी वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े हुए जो उत्पाद थे, उनसे आयात करके पूरा कर लिया। यानी कि उत्तर के कंजम्पशन में कोई कमी नहीं आई। उत्तर के कंजम्पशन में जो कमी आई थी, उत्तर से उद्योगों के चले जाने की वजह से, वह कमी उसने दक्षिण से आयात करके पूरा कर लिया। हुआ क्या?
आयातित वस्तु तो उत्तर में आ गई, इससे उत्तर का जो पर्यावरण था यानी कि विकसित देशों का जो पर्यावरण था वो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन वो वस्तु जहाँ से आई, जहाँ बन के आई, वहाँ से तो उत्तर में आ गई, लेकिन जो दक्षिण के देश से जहाँ वो वस्तु बनी वहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर, दीर्घकाल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो ट्रेड है वो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के रूप में अगर देखा जाए तो आय, उत्पादन, रोजगार, जीडीपी के हिसाब से दक्षिण के देशों को फ़ायदा देता है, लेकिन दीर्घकालीन प्रवृत्ति के रूप में अगर देखा जाए तो दीर्घकाल में वो दक्षिण देशों के पर्यावरण को नुकसान करता है और उत्तर के देश बिना अपने देश के पर्यावरण का नुकसान किए हुए दक्षिण के देशों से सामान को प्राप्त करके अपना उपभोग पूरा कर लेते हैं। इन द शॉर्ट टर्म developing countries, south countries may be the gainer, but in the long term it is ultimate loss of साउथ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ये बात समझनी ज़रूरी है। यहाँ ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, व्यापार में परिवर्तन हो रहा है, और कैसे केवल इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का सख्त होना और ढीला होना कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर दे रहा है, यह विचार बड़ा प्रमुख है। लो और ईट्स ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया था, इसका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लो और ईट्स ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया था जिसके फाइंडिंग्स बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो फाइंडिंग्स मेरी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि एक पर्टिकुलर समय में लोअर ईट्स का जो अध्ययन था वह इस बात से संबंधित था कि 1965 से 1988 के बीच में गंदी वस्तुओं के व्यापार में विश्व स्तर पर क्या परिवर्तन आया। हाउ द ट्रेड ऑफ डर्टी इंडस्ट्रीज और डर्टी गुड्स चेंज्ड इन बिटवीन 1965 to 1988. This is the study of Low and Eats, और लो एंड ईट्स की इस स्टडी में इन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि जितने तरीके की डर्टी इंडस्ट्रीज हैं, गंदे उद्योग हैं, अर्थात ऐसे उद्योग जिनका उत्पादन प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा करता है, अगर हम उन सारे के सारे उद्योगों को दो बिंदुओं पर देखें, एक उनकी स्टडी का स्टार्टिंग पॉइंट 1966, 67 और दूसरा 1986, 88, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट 1966, एक एंडिंग पॉइंट 1988, अगर इस ड्यूरेशन में हम डर्टी इंडस्ट्रीज़ के ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हमें कई ऐसे इकोनॉमिक लॉजिक्स मिलते हैं और डेटा मिलता है जो ये प्रूव करता है, जो ये सिद्ध करता है कि इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में उत्तर और दक्षिण के देशों में जो गंदी वस्तुओं का, गंदे उद्योगों का प्रवाह था, वह दो बातें स्पष्ट करता है। एक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी टाइप की डर्टी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी टाइप के प्रकार के गंदे उद्योग थे, इस अवधि में धीरे धीरे वह उत्तर से दक्षिण के देशों में आ गए, और इन गंदे उद्योगों के अंतर्गत जो कुल व्यापार था, उस व्यापार की मात्रा भी काफ़ी बढ़ी। इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।